हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल। जो मेनस्ट्रुअल साइकिल आपका होता है ये फीमेल में चलता है, ये सबको पता है। हमको लगता है आपको भी पता होगा। ठीक, अगर हम बात करें मेनस्ट्रुअल साइकिल को, इसे आर्तव चक्र, रजोधर्म चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। पहले तो आपके जो फीमेल्स होते हैं ये प्राइमेट फीमेल्स चलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको यही रखना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स में चलते हैं। प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स मादा में चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझो, आपके बंदर हो गए, कपी हो गए, मानव। ठीक, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीन में ही चलता है, ध्यान रखना। आपका जो मेनस्ट्रुअल साइकिल है ये प्राइमेट्स मादाओं में चलता है, मेल में नहीं, नर में नहीं, मादाओं में चलता है। इसके साथ साथ अब प्राइमेट्स में एग्जाम्पल की बात करें, बंदर, कप, मानव। ठीक, बात करते हैं कि फीमेल में आखिर अभी कब स्टार्ट होता है, उसका भी समय है। तो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा, यौनाराम मतलब यौनावस्था में पहुंचेगी फीमेल या मादा, तब उसमें स्टार्ट होता है। तो इसलिए दो वर्ड यूज हैं, एक होता है मीनोपॉज, एक होता है मीनार्क। एक होता है आपका मीनार्क और एक होता है मीनोपॉज। ठीक, मीनार कहते हैं रजो दर्शन, प्रभु ने दिया दर्शन। ठीक, मजाक कर रहा हूँ। रजो दर्शन, मतलब दर्शन देना किसी मतलब क्या होता है, कोई आपके सामने आ जाए। तो मीनार रजो दर्शन मतलब रजो धर्म प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाना। मीनोपॉज, पॉज मतलब देखो, आप रिमोट लियो, टीवी चल रहा है तो आप उसको रोकते हो, क्या करते हो, पॉज करते हो। मोबाइल चल रहा है, मोबाइल में आप वीडियो को रोकते हो, रोकने के लिए आप पॉज यूज करते हो, दैट इज मीनोपॉज। अगर आपका रजोधर्म या मेनस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र आपका अगर रुक जाता है, उसे बोलते हैं मीनोपॉज, रजोन वृद्धि। ठीक, क्या आता है मीनोपॉज, यानी आपका मेनस्ट्रुअल साइकिल पहली बार मेनस्ट्रुअल साइकिल चला, जब भगवान ने पहली बार दर्शन दिया, उसे बोलते हैं मेनॉर्क, यानी मेनस्ट्रुअल साइकिल पहली बार चला। हम कह सकते हैं मासिक चक्र पहली बार शुरू हुआ, और ये मासिक चक्र रुक गया। अब कहते हैं कि ये एज कब होती है, जबकि मासिक चक्र रुकती है, कब खत्म होती है। मीनार्क आपका चलता है 10 to 40 ईयर, यानी 10 से 14 वर्ष के एज में जब फीमेल होती है तो उसी के बीच में चलती है, फिक्स नहीं है। 10 से 14 के बीच में, वो डिपेंड करता है कि फीमेल कितना जल्दी मैच्योर हुई। फीमेल जितना जल्दी मैच्योर होगी उसमें मेनस्ट्रुअल साइकिल उतना जल्दी चलेगा। ये आपका जो दर्शन कब चलता है, यौनावस्था में। आपका मीनॉक रजोन्वित, ये 45 से 50, रजोन्वित 45 से 50 ईयर की एज में आपका मेनस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, उसके बाद मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। क्योंकि 45 से 50 साल के बाद फीमेल को बच्चे प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे जो प्रोड्यूस करने की एज होती है वो आपकी 30, जैसे उसकी शादी हो जाए 18 टू आपकी 45, ये पर्याप्त समय है आपको बच्चे पैदा करने के लिए। क्यों कि नेचर ने भी हर चीज़ ऐसा बैलेंस किया है कि ह्यूमन के भी अंदर एनर्जी का कंजर्व हो, वाटर का कंजर्व हो। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि दुनिया में हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्लांट दो चीज बचाने की कोशिश करता है, वाटर और एनर्जी। एनर्जी को कंजर्व करना चाहता है, वाटर को कंजर्व करना चाहता है। ठीक, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो फीमेल में 45 साल बहुत है यार,
बेबी प्रोड्यूस करने की, तो उसके बाद वो अगर फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा तो एनर्जी का अच्छा खासा लॉस होगा और ये एज वृद्धावस्था में जाने लगती है। अब इस समय फीमेल उतना पर्याप्त भोजन या न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगी कि वो अपने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस कर सके, इसलिए नेचर ने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहाँ पर रोक दिया। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म बनती है ड्यूरिंग द पूरा मतलब उसके जीवन काल तक बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका शरीर का मतलब आपके शरीर कितना तंदुरुस्त है। होता है कुछ लोग जैसे वृद्धावस्था में जाते हैं तो ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं, तो उन लोगों में स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो जाती है। लेकिन जो एक आइडियल है वो ये है कि जो मेल में होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जो स्पर्म का बनना होता है मेल में, ये ड्यूरिंग जीवन काल, उसके पूरे जीवन काल तक चलता रहता है। अच्छा, हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इस पे आगे बढ़ते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की आपके 3 प्रोसेस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र, हिंदी में अजीब नाम है आर्तव चक्र। रजोधर्म क्या है यार, इसे अच्छा आप इंग्लिश पढ़िए। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अच्छा खासा लैंग्वेज का यूज। तो आपका बात करते हैं आपके रजो चक्र का व्यवस्था। मासिक चक्र की प्रवस्थाएं, ठीक, ये आपके 3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक। जो पहला है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, रजोस्राव, रजोस्राव प्रावस्था, रजोस्राव प्रावस्था या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन सॉरी मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक। सेकंड आपका होता है ओ आपका प्रो ओवुलेटरी फेज या फॉलिकुलर फेज। क्या होता है फॉलिकुलर, आपके बोलते हैं पुटकी प्रावस्था। आपने पुटकी प्रावस्था पढ़ रखा है, ठीक। इसके पुटकी प्रावस्था जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक। लास्ट आपका है पीत की प्रावस्था, पीत की प्रावस्था। पीत की प्रावस्था को हम कहते हैं ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी ओवुलेशन के बाद, ठीक है, इसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज या इसे बोला जाता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं और इसको प्री ओवुलेटरी फेज कहते हैं, ओवुलेटरी फेज। देखो इसके मतलब भी आपको समझाता हूँ। प्री मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब होता है बाद में, या ओवुलेटरी मतलब ओवुलेशन, अंड का निकलना, अंड का निकलना, ठीक। यानी आपका अंड का निकलने से पहले का फेज, ये अंड के निकलने के बाद का फेज। एक्चुअली होता क्या है, जो आपका अंड निकलता है, जो आपका एग निकलता है एक्चुअली आपका फॉलिकल से, जो मैंने बताया था पुटकी से एग का निकलता है, ये ड्यूरिंग मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी 14 डे के अप्रॉक्स। एनसीईआरटी आपकी लिखती है 14 डे पे, लेकिन ये एक्चुअल होता है 10 to 17 डे, इनके बीच निकलता है। तो आपकी एनसीईआरटी 40 डे कहती है कि आपका एग निकलता है, तो एग 14 डे निकलता है। उसके पहले प्री ओवुलेटरी, ओवुलेशन के पहले मतलब अंड निकलने के पहले का फेज पुटकी प्रावस्था, फॉलिकुलर। अब यार बताओ, मैंने फॉलिकुलर डेवलपमेंट बताया था, फॉलिकल्स आपके बनते हैं, उसके अंदर आपकी oocytes बनती हैं, धीरे धीरे वो एक बनेंगी। तो ये कब हुआ, एक पहले आपकी बनेगी तभी तो एक आपकी फॉलिकल से निकलेंगी, तो फॉलिकल का डेवलपमेंट पहले होगा, उसके बाद आपका ओवुलेटरी फेज, यानी ओवुलेटरी फेज के पहले आपका फॉलिकल डेवलपमेंट, ओवुलेशन हो गया, अंड निकल गया, उसके बाद आपका ल्यूटियल फेज। आपने देखा था कॉर्पस ल्यूटियम आपका कब बनता था, जब ग्राफियन फॉलिकल्स आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से आपकी एग निकलती थी। तो ग्राफियन फॉलिकल से एग निकली, एग निकलने के बाद आपकी ल्यूटियल फेज यानी कार्पस ल्यूटियम बनती थी, दैट इज ल्यूटियल फेज, कार्पस ल्यूटियम का बनना, ठीक। अब हम एक एक फेज पर बात करने जा रहे हैं।
अब बात करते हैं मिनिस्ट्रल साइकिल। देखिए, जो मिनिस्ट्रल साइकिल को मापा गया है, मतलब माना गया है कि पहला रजोत्स्राव अवस्था। अब कहीं न कहीं से मिनिस्ट्रल साइकिल को मानना था, तो लोगों साइंटिस्टों ने माना कि जो मिनिस्ट्रल साइकिल होता है, इसको पहली फेज़ हम तब मानते हैं जब आपका ब्लीडिंग हो। ब्लीडिंग का मतलब जब आपका आपका ब्लीडिंग हो, यानी रक्त का स्राव हो, साथ में कुछ लिक्विड, व्हाइट लिक्विड, इस कुछ थोड़ा व्हाइट लिक्विड जैसा कुछ निकलता है, तो उस दिन को आपको उसी दिन से आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज माना गया, रजोस्राव। ठीक, ये आपका चलता कब से? 3 to 5 डे इनिशियल का, इसे माना गया है 3 to 5 डे तक चलता है, यानी 3 से 5 दिन तक संभावना होती है कि आपकी रुधिर का स्राव हो। ठीक, तो इसमें क्या होता है? रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव होता है, साथ में रजोस्राव होता है, स्राव होता है। रजोस्राव यानी आपका जो व्हाइट लिक्विड मैटर होगा, आपकी जो मासिक चक्र चल रही थी उसके थ्रू आपका जो स्राव हुआ। एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको बताया था यूट्रस की 3 वॉल होती हैं, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर, मायोमेट्रियम बीच में, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर। एंडोमेट्रियम में ही आपका गर्भधारण होता था। ठीक, गर्भाशय की सबसे अंदर की लेयर होती थी, इसी में आपका गर्भधारण होता था। हुआ क्या, हुआ क्या, रजोस्राव आपका तभी होता है जब आपकी एंडोमेट्रियम वॉल फटने लगती है। एंडोमेट्रियम वॉल तभी फटेंगी जब का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी आपका रजोस्राव तभी होगा, यह तभी होगा जब निषेचन नहीं हुआ होगा, निषेचन नहीं हुआ होगा। कभी कहते हैं कि आपका रजोस्राव का कारण कुछ और भी हो सकता है, जैसे महिला का तनाव लेना, महिलाओं का तनाव, या महिलाओं में तनाव ज़्यादा बेटर होगा, तनाव, साथ साथ निर्बल स्वास्थ्य, यानी उसका स्वास्थ्य ठीक ना होना। यानी कहते हैं कि जो आपका मेंस्ट्रुअल मतलब आपका जो स्राव हुआ है, या तो निषेचन नहीं हुआ होगा, या तो महिलाओं में तनाव या निर्बल स्वास्थ्य के कारण हुआ होगा। ठीक, ठीक, निषेचन नहीं हुआ, आपका जो एग रिलीज हुआ उसे स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया। अब जब स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया तो वो एग जो आपका रिलीज हुआ है वो थ्रू आपका यूट्रस से होते हुए सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए वेजाइना, यौन के थ्रू बाहर निकलता है। आपका देखो, एक तो आपका एक बाहर निकल रहा है, ठीक है, रजोस्राव के टाइम में, और दूसरा एंडोमेट्रियम वॉल आपकी जो फटी है, मेंस्ट्रुअल नहीं हुआ भाई साहब, मेंस्ट्रुअल नहीं हुआ, यानी आपकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी फट के बाहर निकलेंगी, टूट के बाहर निकलेंगी। और इसके साथ साथ तो हम कह सकते हैं कि निषेचन नहीं हुआ, निषेचन न होने से जो आपकी एंडोमेट्रियम वॉल थी, एंडोमेट्रियम वॉल जो कि एंडोमेट्रियम थी, ये फटने लगती है, यानी टूटकर गिरने लगती है। एंडोमेट्रियम वॉल को हम श्लेष्मिक अस्तर भी कहते हैं, श्लेष्मिक अस्तर। ठीक, आपका हिंदी में श्लेष्मिक अस्तर, श्लेष्मिक अस्तर आपका फटकर मतलब टूट कर गिरने लगता है। तो यानी आपका जो एंडोमेट्रियम है झड़कर या टूटकर, कुछ भी लिखो आप, टूटकर गिरने
लगता है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम वॉल आपकी फट के गिरने लगी और कहते हैं कि 50 से 150 मिलीलीटर रुधिर आपका रिलीज होता है जब एंडोमेट्रियम वॉल फटती हैं। यानी 50 से 150 ml आपका ब्लड भी निकलता है या गिरता है। ठीक, इसके साथ कहते हैं कि जो आपकी एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इसका लेवल आपका कम हो जाएगा। अब वो भी मैं बताता हूँ क्यों कम होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। अब कहते हैं इसका लेवल कम हो जाएगा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों निकालते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम भी आपका धीरे धीरे डिजेनरेट होकर खत्म होने लगता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका कार्पस ल्यूटियम भी आपका धीरे धीरे उसका साइज कम होने लगता है। जब कार्पस ल्यूटियम कम होगा, कार्पस ल्यूटियम कम हो, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाएगा। क्योंकि निषेचन न होने से कॉर्पस ल्यूटियम भी छोटा होने लगता है। यानी फर्टिलाइजेशन ना होने से कार्पस ल्यूटियम भी आपका छोटा होने लगेगा। कहते हैं कि एंडोमेट्रियम वॉल पतली क्यों हुई, मतलब झड़ के गिरी क्यों? लगी रहती, अगली बार निषेचन बाद फिर से ओवम बनेगा, फिर से उससे आगे जो आपका जायगोट होगा फिर से इम्प्लांट होना पड़ेगा। ठीक, यानी अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, जो जायगोट बन के आएगा वो एंडोमेट्रियम वॉल में ही धंसकर रहेगा, वहां ही उसका पालन पोषण होगा, एंडोमेट्रियम वॉल से ही आपका घटेगा। तो एंडोमेट्रियम वॉल को फटने की जरूरत क्या है? अगले मंथ में फिर बनना स्टार्ट होगा। सबसे बड़ी बात क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ, 28 दिन खत्म हुआ, फिर से पहला दिन स्टार्ट। मेंस्ट्रुअल फिर 3 से 5 दिन तक एंडोमेट्रियम वॉल झड़ेगी, फिर झड़ने के बाद फिर धीरे धीरे एंडोमेट्रियम वॉल बनने लगती है। तो ये प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि नेचर हर जगह आपके एनर्जी को बैलेंस करना चाहता है। यानी जो नेचर ने हर जगह एनर्जी को बैलेंस के लिए ऐसा प्रोसेस बनाया है। तो एंडोमेट्रियम वॉल अगर लगे रहे कि उससे भी एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी हो चाहिए, उसे ब्लड चाहिए होगा, ब्लड सप्लाई साथ ग्लूकोज चाहिए, सारी चीजें उसे चाहिए होगी, तो इसके लिए ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, इसीलिए एंडोमेट्रियम वॉल झड़ जाती है, फिर से बनती है। अब नेक्स्ट जो इसका फेज है बात करते हैं सेकेंड फेज आपका होगा प्री ओवुलेटरी फेज या फॉलिकुलर फेज। अब हम बात करते हैं आपके सेकेंड फेज प्री ओवुलेटरी, ओवुलेशन के पहले या फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। फॉलिकल मतलब पुटिकी का डेवलपमेंट। आपको पता होगा मैंने फॉलिकल का डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ाया आपको पिछले लेक्चर में ओजेंसिस में। इसके साथ साथ मैंने आपको एक को भी दिखाया था कैसे बनते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। ये प्रोसेस आपकी 6 से 13 दिन तक चलती है, ठीक है। इसमें आपके 6 से 13 दिन तक चलते हैं, तो इस समय आपके हार्मोन्स भी निकलते हैं। देखो आपके जिस हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, तो आपके जीएनएल आर्च होती है, जो आपकी हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस निकालती है जीएनआरएच, ठीक है। ये एक्ट करता है एंटीरियर पोर्टरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ठीक है। आपकी अग्रप्यूस ग्रंथि पर, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी 2 हार्मोन निकालती है, एक आपकी एलएच होती है, दूसरी एफएसएच। अब हम बात करते हैं एफएसएच और एलएच की। एफएसएच और एलएच इन फीमेल
इन फीमेल। मेल में हमने बात कर लिए थे, इसका क्या फंक्शन है? एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और एलएच को बोलते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अच्छा, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि फॉलिकल मतलब पुटकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ऐसा हार्मोन निकालो जो पुटकी का डेवलपमेंट करे, यानी एफएसएच ऐसा हार्मोन निकालेगी जो फॉलिकल्स यानी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। और वही ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ऐसा हार्मोन बनाएगी जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाए। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता था? आपको पता है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं उससे आपका एक रिलीज होता था, और एक रिलीज होने से आपका कॉर्पस ल्यूटियम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम बनता था, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम बताया था 4 हार्मोन निकालते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन्विन और रिलैक्सिन। ये आपके 4 हार्मोन्स निकालने के लिए जिम्मेदार आपका होता था कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो आपकी एफएसएच निकले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगी, ये 20 पुटका का डेवलपमेंट करेगी। आपका जो स्ट्रॉन्ग 20 आपके फॉलिकल्स होंगे, पुटका होंगे, उनको लेकर आपका इसका मैच्योर करेगी। और लास्ट में जब ओवुलेशन आता है, उसमें मतलब आपके फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, तो ध्यान रखना, तो हर मंथ आपकी 2 ओवरी होती है, हर मंथ एक ओवरी एक निकालेगी। दूसरी ओवरी अगले मंथ में एक निकालेगी। यानी एक मंथ में आपका एक निकलेगा, और वो एक ओवरी, मतलब इस मंथ में जैसे जनवरी में आपकी लेफ्ट वाली ओवरी निकाल रही है, तो फरवरी में आपकी राइट वाली ओवरी निकालेगी। नहीं, एक मंथ में आपका आपका एक निकालने वाला है, चाहे जो ओवरी निकालेगी। अगर इस बार इसने ओवरी निकाला, अगली बार दूसरी ओवरी निकालेगी, तो एक निकालती है, तो फाइनली आपका कोई एक आपका फॉलिकल मैच्योर होगा, केवल एक फॉलिकल मैच्योर होगा फाइनली, जो आपका निकालेगी, मतलब मैच्योर होगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगी, कॉर्पस ल्यूटियम निकालेगी, एक फाइनली आपका रिलीज होगा। कहते हैं ड्यूरिंग 14 डे 14वें दिन पर 14th डे पर आपका एलएच सर्ज आता है। एलएच सर्ज, इस दिन आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन मतलब इसी दिन आपका एग निकलता है। इसी दिन आपका एग निकलता है, आपका एक रिलीज होता है, ठीक है। यानी 14 दिन एलएच सर्ज आने का मतलब इस दिन आपका एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इस दिन आपका एस्ट्रोजन साथ में एलएच का भी एलएच सर्ज होने वाला है। कॉर्पस ल्यूटियम, उस दिन कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी, एक रिलीज होगा ग्राफियन फॉलिकल से, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी, तो उसमें आपकी 14 डे पे एलएच सर्ज आएगा, आपकी एक निकल रही है, तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई, एलएच का लेवल हाई, तो उसे कहते हैं ओवुलेटरी फेज। उस 14 दिन को एक्चुअल होता क्या है? एक्चुअल बात करो, ये आपकी एनसीईआरटी लिखती है। एक्चुअल ये 10 to 17th डे में आता है, यानी 10 से 17 दिन के बीच में आपकी एक कभी भी रिलीज हो जाती है। जब आपका रिलीज होगा एक, वो आपकी जाके एम्पलर रीजन में
कुछ दिन रिलीज मतलब कुछ दिन रुकी रहेगी, लगभग शायद 3 से 4 दिन अप्रॉक्स उसमें आपकी स्टोर रहती है। उसमें आपकी स्पर्म आएगी तो फ्यूज करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा, अदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, आपकी पहली वही ओवुलेटिव फेज आएगी, मतलब वही आपका मेंस्ट्रुएशन हो गया, एंडोमेट्रियम वाल्व फिर से फटेगी। अगर हम बात करें थर्ड फेज, पोस्ट ओवुलेटिव फेज, ल्यूटियल फेज। पोस्ट यानी पश्च अंडोसर यानी एग रिलीज होने के बाद का फेज, या पीतकी फेज, ल्यूटियल यानी पीतकी फेज, ठीक है। तो अब बात करते हैं लास्ट फेज आपका, जो थर्ड फेज, इसमें क्या होता है, आपकी कार्पस ल्यूटियम बनती है। ये आपका 15 टू 28 डे, मतलब 15 से 28 दिन या 29 होगा। अगर मेंस्ट्रुअल 29 दिन का रहा होगा तो 29वें दिन तक चलेगा, यानी 28 दिन या 29 तक नहीं चलता है, ठीक। ये 15 से 28 या 29 दिन तक चलता है। जो आपकी पहली फेज थी, अगर याद होगा आपको, पहली फेज ये आपकी थी ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुअल, ये होता है 1 to 5 डे तक। लेकिन जो रुधिर का स्राव होता है, ये रुधिर का स्राव या रजोस्राव, ये मेनली 3 से 5 दिन तक होता है, ठीक है। तो ये आपका 15 से 28 या 29 दिन तक चलता है। एक्चुअली में क्या हुआ, आपका जो 14th डे में जब आपका वो एक रिलीज हुई, तो 14th डे पर एक के रिलीज होने पर जो बचा हुआ पार्ट कार्पस ल्यूटियम बनाएगी, ठीक। ये जो बचा हुआ पार्ट है ओवुलेशन के बाद आपका ग्राफियन फॉलिकल्स तो था, इसमें आपकी सेकेंडरी ओसाइट होंगी, ये आपकी ग्राफियन फॉलिकल थी, इसमें कुछ आपका एंड्रम भी था, कुछ लिक्विड जैसा भाग, ठीक है, ढेर सारी लेयर थी। इसमें से अब आपका एक रिलीज हो गया सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, आगे फर्टल इसका डेवलपमेंट होगा। और ये आपका कार्पस ल्यूटियम आपका कुछ ऐसा, आपका कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये आपका कार्पस ल्यूटियम, और इधर आपका सेकेंडरी ओसाइट निकल गया। ये 14 डे के बाद होता है, यानी इसका टाइम है 15 डे टू 28 या 29 डे। अब क्या हुआ, अब जो आपकी कार्पस ल्यूटियम बनी, ये तुरंत निकालने लगती है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, और ध्यान रखना, एस्ट्रोजन आपका जो फॉलिकल्स बन रहे होंगे वो भी निकालते हैं, जो आपके फुटकी बन रहे थे वो भी आपका एस्ट्रोजन स्रावर करते हैं। इसके साथ आपका प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन तो मेनली निकलता है प्रोजेस्टेरोन, ध्यान रखना, मैक्सिमम आपका प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन अगर निकलेगा तो एंडोमेट्रियम की वॉल बनी रहेगी। लिख लेना, जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा तब तक एंडोमेट्रियम भी बनी रहेगी। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे कम हुआ, एंडोमेट्रियम वॉल आपकी फट के गिरने लगेगी। मैंने बताया मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है, यानी अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लिया फर्टिलाइजेशन हुआ, आपका निषेचन हो गया, माना आपका स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो गया, ठीक है। तो निषेचन होने के बाद जो युग्मक बनेगा, युग्म नज बनेगा, जायगोट, ठीक। ये जायगोट आकर आपका इम्प्लांट होगा, यानी जायगोट में लगातार क्लीवेज होगा, ये बनाएगा एम्ब्रायो रूट, ठीक। यहाँ पर क्लीवेज वर्ड यूज होता है, अभी आप पढ़ोगे। क्लीवेज ऐसा भी समझो कि लगातार माइटोसिस हो रही होती है, लगातार डिवीजन होगा, और जो आपकी सेल की संख्या होगी, क्लीवेज
मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। क्लीवेज, जाइगोट का साइज वही रहेगा, बट जाइगोट के अंदर लगातार सेल डिवाइड करती रहेगी। यानी अब जाइगोट का सेल, जाइगोट मैंने माना जाइगोट है, ठीक, इसके अंदर आपकी अब पहले तो एक सेल थी, अब इसने क्या किया, जाइगोट में सेल डिवाइड हुई, सेल का साइज हमेशा सेम रहेगा, यानी साइज सबका सेम रहेगा। इसमें आपकी 2 सेल्स होंगी, इसमें आपकी पता लगा 4 सेल्स हो गई, इसमें आपका 8 सेल्स हो गई, यानी साइज जाइगोट का सेम रहेगा, बस सेल नंबर आपका बढ़ता जाएगा। नोटिस करना, यह क्लीवेज आपका है। तो आपका जो एम्ब्रायो भ्रूण बना, यानी जो भ्रूण आपका बना एम्ब्रायो, ये आप गर्भाशय में पहुंचेगी, गर्भाशय में पहुंचकर वहां आपकी जो गर्भाशय की दीवार होगी उसमें आरोपित होगी। यानी अब गर्भाशय में पहुंचेगी तो वहां की जो एंडोमेट्रियम वॉल होगी, एंडोमेट्रियम वॉल में जाकर आपकी इम्प्लांट होंगी, जाकर आरोपित होंगी, यानी इम्प्लांट। आपने इम्प्लांटेशन पढ़ा था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, गर्भाशय के वाल में इम्प्लांट हुई। अब यहाँ आप जाके जब दीवार में इम्प्लांट हुई तो दीवार ने क्या किया, चारों तरफ से एक लेयर बना के उस जाइगोट एम्ब्रायो को अपने दीवार ने क्या किया, इसको कवर कर लिया। इसने भी कुछ सेल निकाल के इसमें चिपक गई, और दीवार ने क्या किया, इसमें कुछ इसने सेल, दीवार ने भी इसे अपने साइड से क्या किया, कवर कर लिया चारों तरफ से लेयर बना के एंडोमेट्रियम की बात। तो वहीं समय प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा जो बनती है आपकी, ये आपके गर्भाशय की वाल से बच्चे को जोड़ती है, बच्चे के एम्ब्रायो को। तो प्लेसेंटा आपकी जो ओवल होती है, ये है गर्भाशय को बच्चे से जोड़ती है, बच्चे या एम्ब्रायो ज़्यादा बेटर है, एम्ब्रायो भ्रूण से जोड़ती है, ठीक, एम्ब्रायो से आपके जोड़ेगी। इसके साथ प्लेसेंटा एक ऐसे पाइप होगी, सॉरी प्लेसेंटा पाइप नहीं, अम्ब्राइकल कॉर्ड, एक अम्ब्राइकल कॉर्ड निकलेगी, भी आगे पढ़ोगे, वो आपकी नरिशमेंट देती है, माँ के जहाँ आपका स्टोर होगा ग्लाइकोजन, ये सारी चीज लाके आप अम्ब्राइकल कॉर्ड बच्चे के डाई पोषण में मदद करती है। प्लेसेंटा क्या करते हैं, गर्भाशय की वाल में ये लगातार निकल के बच्चे को कवर कर लेती है। अगर यहाँ हम अच्छा करें कि जोड़ती है, नहीं कवर कर देती है, कवर करती है, ठीक। अब क्या करती है प्लेसेंटा, आपकी एक हार्मोन निकालती है, प्लेसेंटा नहीं ओवल। ये हार्मोन क्या करता है, हार्मोन निकालता है HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन, तो HCG मतलब ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। गुनेड्स में कुछ न कुछ निकलवाए, यानी एसएचजी क्या करती है, आपकी हार्मोन निकालती है, प्लेसेंटा एक हार्मोन निकालती है एसएचजी, जो कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय रखता है, ताकि ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहे,
निकालता रहे, जिससे एंडोमेट्रियम बनी रहे। नहीं तो ऐसा हुआ आपका प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद, एंडोमेट्रियम झड़ने लगेगी, बच्चा आपके साथ में बच्चा भी बाहर। इसलिए आपकी जो एससीजी होगी बोलेगी नहीं बच्चा आप प्रोजेस्टेरॉन निकालते रहो, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेगी अब प्रोजेस्टेरॉन जब तक निकालोगे तब तक एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन रहेगी, एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन रहेगी यानी आपका बच्चा भी मेंटेन रहेगा और गिरेगा नहीं। यदि निषेचन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, आपको एंडोमेट्रियम बढ़ने लगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब तक पढ़ा तो ये प्रोसेस बढ़े, फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम, एस्ट्रोजन का भी लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट मतलब यही चीज यहाँ पे होगा, कम हो जाएगा, जिससे एंडोमेट्रियम गिरने लगेगी, बात खत्म, एंडोमेट्रियम गिरने लगेगी और मास चक्र फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ल्यूटियम फिर सबका स्टार्ट होगा। अब आपकी एनसीईआरटी एक फिगर आती है, देखो ये हाइपोथैलेमस ने जीएनआर निकाला, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच आपका एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जो निकालता है एफएसएलएच। ठीक है, उसके बाद देखना प्राइमोर्डियल से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिक फॉलिकल निकाला, मैच्योर ग्राफिक फॉलिकल से ओवुलेशन हुआ, ये 14 डे को देखो 14 डे दिखाया कि नहीं, 14 डे पे आपका ओवुलेशन हुआ, 14 डे पर ओवुलेशन एक अलग निकल रहा, आपका जो बना एक कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। ठीक है, अब देखो इसमें हार्मोन्स का लेवल देखो, हार्मोन्स का लेवल लगातार देखो, यहाँ से फॉलिकल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ये सब यूट्राइन मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत मतलब यूट्रस के अंदर बात कर रहा है कि जैसे जैसे आपका बना इसमें आपका हार्मोन्स का लेवल दिखाया नहीं गया है, तो एलएच एक्चुअल क्या होता है, एलएच का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल भी इसमें हाई होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, मिड में आपका एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, एलएच का लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एफएसएच का लेवल भी हाई होता है लेकिन एलएच से कम होता है। इसके बाद यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लगातार बढ़ेगी, यहाँ तक प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगी क्योंकि आपका कार्पस ल्यूटियम मेंटेन है, कार्पस ल्यूटियम जब तक मेंटेन रहेगी तब तक कार्पस ल्यूटियम लगातार मेंटेन, प्रोजेस्टेरॉन खूब ज़्यादा निकालेगी क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल बनी रहे, यहाँ तक आपका ज़्यादा निकला। अब क्या यहाँ तक दिखाया कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम का यहाँ देखो छोटा हो गया, कार्पस ल्यूटियम छोटा हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो जाता है। एक्चुअली पूरा ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल था। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका फर्टिलाइजेशन, यानी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात सीखने वाले हैं कैसे आपका निषेचन होता है, निषेचन और कैसे इम्प्लांटेशन होता है। ठीक, आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, जो टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका लिंक दे देंगे, आप जाकर वहाँ नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इससे आसान से डाउनलोड करके लिख भी सकते हैं, एज आप स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं मैं बीच बीच में केवल बोलता हूँ, उसे आप अलग से नोट कर लीजिए करिए, जो पॉइंट्स आपको अच्छा लगे कि मैं इससे बोला नहीं, मैंने इसको लिखा नहीं, तो आप उस पॉइंट को नोट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चीज़ें सीखने की सबसे अच्छी तरीका यही होती है कि टीचर या कोई आपको जब बता रहा है, आपको ना पता हो, उसने लिखा हो ना हो लिखा, उससे ना मतलब, अगर आपको चीज़ नहीं पता आप तुरंत उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यार चीज़ें हमेशा याद नहीं रखती, आज तुमको याद है कल तुम भूल जाओगे, लेकिन अगर तुमने लिख रखा है तो जब भी देखोगे तुम्हें याद रहेगा। ठीक, तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।